नमस्कार, मैं हूं तरुण। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज का सीधा प्रसारण। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर दिन हर रात 8:30 बजे हम लोग डिबेट का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिले के विभिन्न पार्टियों के द्वारा और एक एक्सपर्ट के द्वारा कटिहार में जिले में जो लोकसभा पूरे देश में हो रही है उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कटिहार में लोकसभा चुनाव का मिजाज क्या है। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम इनका आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर जी, जो लगातार 4 बार कटिहार जिला के जिला अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ हैं सुब्रत गुहा, न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं कटिहार से। पिछले कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 10-12 वर्ष का इनका एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट के तौर पर कहें या फिर एक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं केवीसी की ओर से। और हमारे साथ हैं मोहम्मद जाहिद साहब, जो एलजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार 3 बार से जिला अध्यक्ष कटिहार के रह चुके हैं। काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी कटिहार में इनका राजनीतिक क्षेत्र में नाम है। तो हम एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे कि कटिहार में लोकसभा चुनाव का क्या मिजाज है। हम आपको बता दें कि कटिहार में 16 लाख के लगभग मतदाता हैं। 50,000 नए मतदाता इस बार जोड़ा गया है, जो इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग आजमा रहे हैं। सबसे पहले हम तारकेश्वर ठाकुर जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ठाकुर साहब, आप 4 बार से जिला में अध्यक्ष के रूप में हैं। आरजेडी का कमान संभाले हुए हैं। आरजेडी में कई तरह के उथल पुथल हुआ, आना जाना लगा रहा है, लेकिन आप जमे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तारिक साहब के साथ गठबंधन है, पिछले बार गठबंधन नहीं थी, किस मुद्दे को लेकर तारिक साहब को लोग वोट करेंगे, ये सवाल है। देखिए, इस बार जो चुनाव है, इस बार का चुनाव बहुत हटके है पिछले बार से। हमारा गठबंधन पिछले बार भी था, तो एनसीपी थे तारिक साहब, इस बार कांग्रेस में है। और इस बार स्थानीय मुद्दा गौन हो गया है। आप देख रहे हैं मात्र 9 दिन चुनाव का बचा हुआ है। 16 तारीख से प्रचार बंद हो जाएगा और 18 तारीख को फिर चुनाव हो जाना है। लेकिन जो प्रचार प्रसार पिछले बार होता रहा और पिछले चुनावों में, इस बार ऐसा प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिला। आज भी मैं गांव गया था, आजमनगर, उस इलाके में अब तक किसी पार्टी की गाड़ी नहीं पहुंची, ना एनडीए की और ना ही यूपीए की गाड़ी पहुंची है। तो प्रचार प्रसार बहुत कम है, लोग वर्कर कम लगे हुए हैं, संगठन के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जो इस बार हो रहा है, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। इस बार स्थानीय मुद्दा गौन हो गया है। विकास का काम का जो मुद्दा था वो गौन हो गया, चूंकि पिछले बार चुनाव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगा था। इस बार विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। 5 साल उनको काम करने का अवसर मिला। जो भी काम किए हो तो बात की बात है, समीक्षा में आएगा, लेकिन वो विकास का मुद्दा नहीं है। और वोटर मन बना लिया है। अब गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि वोटर मन बना चुका है कि वोट किसको करना है। और महागठबंधन के तरफ लहर है और वोटर महागठबंधन के तरफ मन बनाए हुए। जो आपका 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था, रिजर्वेशन का मामला था, जो एसटी एससी का वोट पिछले बार एनडीए को मिला था, इस बार ऐसा नहीं है। यह वोट सजग हो गया है और वोट संगठित हो गया है और राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट होगा और एनडीए के खिलाफ वोट होगा। चलिए, फिर आपके पास लौटेंगे। जाहिद साहब हैं हमारे साथ, लोजपा के जिला अध्यक्ष। जाहिद साहब, इस बार क्या रहेगा आपका मुद्दा? एनडीए का उम्मीदवार आपके कटिहार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा एजेंडा इस बार आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माध्यम से, एनडीए के माध्यम से केबीसी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जब केबीसी न्यूज़ मैं दिल्ली में देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि कटिहार में, एक छोटे से शहर में, जो बहुत बड़ा शहर नहीं है, और इस तरीक़ा का स्टूडियो लाइव टेलीकास्ट
ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कटिहार को कुछ दिया है। धन्यवाद। रह गया सवाल कि आपने अभी सुना, जो हमारे सहयोगी हैं तारकेश्वर ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, और इन्होंने कहा कि लोकल कोई मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। तो देश में 2014 से लेकर 2019 तक मैंने काम किया है, हमारे काम पर वोट मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार, उसका जो कार्यकलाप रहा है, उस मुद्दे पर हमको वोट मिल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी सवाल है कि इनके जो प्रत्याशी हैं जनाब तारिक अनवर साहब, 1977 से लेकर अब तक लगभग 52-53 साल इन्होंने कटिहार क्षेत्र में अपना चुनाव हारे जीते। लेकिन इस 5 साल का जो रहा, पिछले दिनों 1,30,000 नया वोटर जुड़ा, इस बार 50,000 नया नौजवान वोटर जुड़ा। वो लोग पिछले दिनों तारिक अनवर साहब को नहीं देखा था एमपी बनते हुए, लेकिन 2014 से 2019 तक ये लगभग 2 लाख नया वोटर जो जुड़ा, उन लोगों ने देखा। पहले नाम खाली सुनता था, तारिक साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत काम करेंगे। लेकिन 5 साल के दरमियान 2014 से 2019 तक का जो इनका कार्यकलाप रहा, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। ये सिर्फ किसी एक विशेष जाति को इमोशनल ब्लैकमेल कर ये वोट लेते रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कटिहार में अगर कोई काम दिखता है तो आप बताइए, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं। अगर आजमनगर में कोई काम दिखता है तो बताइए, बारसोई में कोई काम दिखता है तो बताइए, बरारी में कोई काम दिखता है तो बताइए। कहीं इनका काम नहीं है, बस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक बात सिर्फ बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तीसरी बात यह है कि हम लोगों से ये पूछ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाहते हैं कि तारिक अनवर साहब, आप सब लोगों को अपने चुनाव प्रचार के दरमियान कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम काम नहीं। जाहिद साहब, एक हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद खालिद जी हैं। जी खालिद जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी खालिद, मेरा सवाल है, राजद के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे ये सवाल है, उनका कहना है कि इस बार का जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा गौन हो गया, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा है। जी, मगर हम एक चीज जानना चाहते हैं कि देखिए, कि हम जानना चाहते हैं, वोटर तो स्थानीय लोग ही देंगे, वोट बिना स्थानीय लोगों के दिए हुए तो कोई एमपी नहीं बन सकता। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं कि तारिक अनवर साहब एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आए? क्या इन्हें लग रहा था उनका व्यक्तिगत जनाधार कम हो रहा है, जिसके कारण कांग्रेस का सहारा लेकर लोकसभा का नैया पार करेंगे? चलिए खालिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल किया जा रहा है कि एनसीपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद उनको लगता है जो अभी राष्ट्रीय परिदृश्य बना है राष्ट्रीय राजनीति में, तो जो देश के साथ संकट है, देश की अखंडता का, देश की एकता का, उसकी संप्रभुता का, राष्ट्रीय संप्रभुता का, और जो संवैधानिक खतरा उत्पन्न हुआ देश में वर्तमान सरकार से ने जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, तो इससे यह परिस्थिति देश में यह बनी है कि इसको हम एनडीए के जो गवर्नमेंट है उसको कैसे परास्त करें, कैसे सत्ता से च्युत करें। इसलिए तमाम जो थर्ड फ्रंट था उन लोगों ने सोचा, और जो कांग्रेस के घर के लोग थे, जो कांग्रेस से अलग हुए थे, कांग्रेस में आए या दूसरे दल से में चले गए थे, वो भी लौट करके आए। क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र में नई सरकार लानी है और संविधान का रक्षा करना है, देश को बचाना है, इसलिए लोग संगठित हुए, एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में आए। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं, ईटीवी न्यूज 18 के। सुब्रत जी, आपने दोनों जो यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं उनका बात सुना, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कटिहार में स्थानीय चुनाव पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए तुरंत जी, सबसे पहले तो कटिहार के जो पत्रकारिता का पाठशाला है केबीसी न्यूज़, इसके अच्छे दिन आने के लिए आप लोग को बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है, ये आप लोग का जो टाइटल है मुद्दे की बात, दोनों जिलाध्यक्ष बात सुनकर ऐसा लगता है
कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा को गौण कर दिया गया है। ये दोनों पार्टी इसका लाभ लेना चाहते हैं। इसका लाभ देखिए किस तरह से मिल रहा है। अगर हम लोग स्थानीय मुद्दे पर चुनाव को दूर भटकाने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग किस लिए वोट तक जाएंगे। अगर आप लोग को जैसे कई चैनल चाहे डिबेट के माध्यम से चाहे बहुत तरह के जो एनालिसिस आ रहा है उसके माध्यम से, अब जो अभी भी जो स्थिति है देश में, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के एज थोड़ा भारी है। जो एनालिसिस आ रहा है उसके आधार पर हो सकता है ये मेरे राय से अलग मत रखे, लेकिन अगर लोग को बूथ तक जाने के लिए सिर्फ मोदी को हटाना या मोदी को लाना मुद्दा बना तो कटिहार के लोग क्यों वोट देने जाएंगे। कटिहार का वो मुद्दा कहां गया जो विस्थापित है, जो टाउन का जो आधुनिकीकरण होना चाहिए, जो रोड जाम है, जो राजेंद्र पथ में जो जल जमाव की स्थिति है, जो दुकानदार जो टैक्स भरने के बाद भी जो रो रहते हैं, जो 300 बेड का अस्पताल, ये मुद्दा कहां गया। ये मुद्दा से भटकाने की एक कोशिश है और दोनों पार्टी इसका लाभ ले रहे हैं। इसके बाद इसलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि जब भी पूछा जाता है, हमने कई बार तारिक साहब का इंटरव्यू किया, वो भी बता रहे हैं कि ये सुब्रत जी हम यहाँ रोकेंगे, एक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंटी जी। बताइए क्या सवाल है आपका बंटी? बंटी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर मिल रही है आवाज जी। आप किनसे सवाल करना चाह रहे हैं? पक्ष विपक्ष दोनों से सर। जी एक आज पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर ये कह रहे थे सर, हमारे बिहार में सर जो बिहार के कुछ लोग है बेरोजगार लोग जो है सर, वो सर दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, ठीक ना सर जी। वहाँ पे सर उनको वो काम करते हैं, उनके बाद उनको मारा पीटा जाता है। तो हमारे बिहार के जो सरकार पहले थे जो अभी प्रेजेंट में है, उन लोगों के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या सुरक्षा करते हैं? हाँ क्या सुरक्षा करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल एक कॉलर्स हैं, हम आप दोनों से पूछना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले सुब्रत जी आप जो कहना चाह रहे थे वो अपनी बात पूरा करें। तो ही हम बता रहे थे, अगर यही मुद्दा रहा तो स्थानीय लोग, जैसे अभी भी कॉल आया है, स्थानीय मुद्दा या बिहार के मुद्दा, वो मुद्दा कहाँ गया, क्यों गौण कर दिया जाता है मुद्दे को। मुद्दे को मारने से दोनों पार्टी को लाभ है। इसलिए लाभ है, जब भी पूछा जाए तारिक साहब से, उन्होंने वो कहेंगे केंद्र ने कुछ नहीं किया इसीलिए हम आपका काम नहीं कर। जब भी पक्ष से, जो सत्ताधारी पक्ष है, जो भाजपा के लोग हैं, जदयू, उनसे जब पूछा जाए वो बोलेगा आप सांसद हटाओ। तो लोग ये तय नहीं कर पा रहे सांसद हटाने से भला होगा या मोदी हटाने से। तो लगता है कि स्थानीय मुद्दा सबसे अहम है चुनाव में। देखिए कोई भी पार्टी को स्थानीय मुद्दे के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर देश का चुनाव है, लेकिन आप स्थानीय मुद्दा को मारकर, स्थानीय मुद्दा को हटाकर कहीं वोटरों की दिल जीत नहीं पाएंगे, उससे मतदान प्रतिशत भी प्रभावित होगा। स्थानीय मुद्दा तक आपको जाना ही पड़ेगा, मेरा यह निजी विचार है। चलिए जाहिर साहब, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि लगातार 3 बार यहाँ आपके सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली, पानी, सड़क, पुल, पुलिया, इस तरह की स्थिति आज भी लोग वंचित हैं। तो क्या वजह रहा कि पिछले बार के चुनाव में हारना पड़ा? देखिए हार जीत होती रहती है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि पिछले 3 बार से हमारे सांसद रहे और स्थानीय मुद्दे की बात अभी आपने कहा और बंटी जी भी ने पूछा, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे स्थानीय सांसद थे तो लगातार क्षेत्रों में काम होता रहा। आज भी आप कोई भी गांव चले जाइए, आपको हर जगह सड़कें मिल जाएगी, 24 घंटा बिजली मिल रही है लोगों को, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है वो अच्छा मिल रहा है, जो शिक्षा का व्यवस्था है उसमें सुधार आई है वो अच्छा मिल रहा है लोगों को। तो हम लोग लगातार स्थानीय मुद्दे की बात करते रहे हैं और स्थानीय मुद्दे को हम लोग हल करने का भी कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से जो तारिक अनवर साहब यहाँ के सांसद रहे तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अभी फ्लाईओवर देखिए गौशाला में इनको बनवाना था और ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आपके, मैं बात हमारी पूरी नहीं हुई थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ यहाँ के जो वर्तमान एमपी हैं तारिक अनवर साहब या पूर्व एमपी हैं, अभी 2 महीना पहले इस्तीफा दिए हैं, तो उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में कह रहे हैं लोगों को कि जब मैं जीतता हूं तो हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तारिक अनवर साहब 2013 से लेकर 10 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और आप लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए और आपको 2013 में भारत सरकार ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया। आपने 2013 में ही लास्ट आवर में आपने अमरपाली ग्रुप का एक
उद्योग का शिलान्यास किया, आज भी वहाँ शिलापट लगा हुआ है, लेकिन आज वहाँ पर मिर्चे की खेती हो रही है। आखिर क्या बात है कि लोगों को आप धोखा देने का काम कर रहे हैं? लोग आपको वोट देते हैं, आपके लिए लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो लोग आपको वोट देते हैं, उसके गांव में भी तो आपने कुछ नहीं किया। जैसे एक बड़ा इलाका है, शरीफगंज है, हाजीपुर है, रामपाड़ा है, चौधरी महल्ला है, आप हमको बता दीजिए कि अगर आपने कहीं पर एक ईंटा भी जोड़ने का काम किया है तो मैं मान लूँगा, लेकिन आप सिर्फ वोट के टाइम में लोगों को दुहाई देते हैं कि आने वाले चिराग के तले अंधेरा है, मैं इस बार जीतूंगा तो काम करूंगा। तो ये अस्थाई मुद्दे को आप क्यों बिलोंग कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारी सरकार 2014 से 2019 तक नहीं थी, लेकिन मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूं तारिक अनवर साहब से, यहाँ उनके प्रतिनिधि तारकेश्वर जी बैठे हुए हैं, कि तारकेश्वर जी भी बतावें हमको कि आप 5 साल में हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है विकास मद के लिए, तो 5 साल में 25 करोड़ रुपया हुआ। उस 25 करोड़ रुपए को आपने कहां पर लगाया? ये चीज जनता जानना चाहती है। हम तारकेश्वर जी से भी पूछना चाहेंगे। 5 साल बनाम 15 साल, 15 साल एनडीए की सांसद रहे यहाँ पर बीजेपी के, और अब लगातार 2014 से 19 तक तारिक साहब सांसद रहे। क्या लगता है आपको कि इन 20 वर्षों में क्या ऐसा काम रह गया जो आपके कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया? ऐसे देखा जाए तो तारकेश्वर जी 1 मिनट हम रुकना चाहेंगे, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी पूछिए, किनसे सवाल करना है आपको? हेलो। हाँ जी पूछिए सवाल। हेलो, तारकेश्वर जी से हमको सवाल कर। हाँ पूछिए। तारकेश्वर ठाकुर जी से पूछना है जी कि शरीफगंज वार्ड नंबर 42 जो अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ विकास नग्न है, और हमारे तारिक साहब 1977-78 से कटिहार में एमपी हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन शरीफगंज में आज तक उनका 1 रुपया का ईंटा भी नहीं लगा है। और अभी 5 साल जो अभी एमपी रहे हैं, वो यहाँ से जीत के गए हैं, दोबारा शरीफगंज में लौटे हैं, कि वहाँ की जनता की क्या हालात है, तो उनको वोट क्यों करें हम लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। सांसद बहुत अच्छा सवाल किया है भाई साहब ने। हम कहना चाहेंगे, सांसद को जो 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसका वो विशेषाधिकार फंड है या क्षेत्रीय संसदीय विकास फंड है, उसके माध्यम से वो क्षेत्र में छोटा छोटा काम 10 लाख 5 लाख का, जो कहीं मिट्टी का काम, कहीं सोलिंग का काम, कहीं सामुदायिक भवन का काम, यहीं यात्री सेट का काम, कहीं गाँव में पीसीसी का काम, ये तो होता है, क्योंकि छोटा छोटा काम वो दिखाई नहीं पड़ता है। मूल रूप से जो बड़ी योजनाएं चलती है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो राज्य सरकार के माध्यम से आता है। और हमारे यहाँ राज्य सरकार जो है, जिसकी जहाँ केंद्र में भी है और राज्य में है, डबल इंजन की सरकार कहलाती है। और मेरा आरोप है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का लोग होता है, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हैं, वहाँ ये सरकार काम नहीं करना चाहती है। शरीफगंज के साथियों ने सही कहा, बहुत खराब रास्ता है। शमशेरगंज में भी बहुत खराब स्थिति है, कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ काम करना ही नहीं चाहते जो हमारी सरकार है। तो यहाँ एक प्रतिनिधि क्या कर सकता है? वो अपना योजना दे सकता है, स्वीकृति देना, उसमें फंड अलॉट करना तो राज्य सरकार का काम है। लेकिन उनका एक कहना था कि जब से सांसद बने हैं तारिक साहब, वापस उस इलाके में नहीं गए, ये भी उनका कहना था। हो सकता है कहीं छूट गया हो, बहुत बड़ा जिला है और कहीं नहीं गए हो, इस बात का तो हम चलिए। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नलियाही से हैं संजीव कुमार, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे कर रहे थे कि 15 साल बनाम 5 साल में क्या लगता है आपको कि आपके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ऐसा काम जो कटिहार के लोगों के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाया? जी, इसके लिए केंद्र राज्य दोनों जिम्मेदार है। जैसे गौशाला का पुल है, गौशाला रेल गेट में बहुत दिक्कत होती है, शहर जाम रहता है। एक ओवरब्रिज मात्र है जिससे हम लोग पार कर रहे हैं, और दूसरा कोई आप तो हम लोग लगातार मांग करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल हमने धरना पर दिया, कई बार धरना देकर डिमांड किया, जो आज तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी 3 साल पहले ये झारखंड को जोड़ने के लिए साहबगंज और मनिहारी पुल बनने के लिए शिलान्यास करके चले गए। 3 साल हो गया, कोई काम शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने
सांसदों को कहा है कि हर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से एक एक गांव को गोद लेना है। जो गांव गोद लिया वो यथावत है, गोद में ही रह गया, वो चलने लायक भी नहीं है। तो वहां तो सरकार को पैसा देना था। चलिए लौटेंगे। सुदामा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुदामा जी पूछिए, आपको क्या सवाल है और किनसे करना है? सत्ताधारी पक्ष से। जी जाहिर साहब आपसे पूछ रहे हैं, पूछिए। सत्ताधारी पक्ष से हम सवाल करना चाहते हैं कि जो मुद्दे पर अगले आम चुनाव, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा में पब्लिक को भटकाया जा रहा है, या क्वेश्चन भी होता है या जवाब होता है। तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर का सवाल होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर का जिस मुद्दे पर ये गवर्नमेंट आई माननीय मोदी जी, वो अब तक उस मुद्दे पर कितना सफल हुआ ये हम जानना चाहते हैं, और जनता कितना बेहद खुश है या ना खुश है, उस पर उनका क्या कहना है। चलिए, क्या कोई मुद्दा कंप्लीट हुआ उनका? जाहिर साहब वादा किया था, कितना लोग खुश हो पाए हैं आपकी सरकार में? देखिए, सुदामा जी का मैं स्वागत करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। और जहां तक उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा की बात है, तो हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दा को ही लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं, और क्षेत्रीय मुद्दे को भी हम लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय सांसद होते हैं, लोक प्रतिनिधि अपना इसलिए बनाता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन हमारे मित्र हैं तारकेश्वर जी, वो उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जो स्थानीय सांसद है अभी कहे कि छोटी छोटी काम करते हैं, 10 लाख का, 5 लाख का। अभी इन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन बनना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, शरीफगंज या रामपाड़ा या हाजीपुर, एक भी सामुदायिक भवन बना क्या 5 साल में? नहीं बना। अब जहाँ तक सुदामा जी का सवाल है कि जो देश का मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कटिहार में कई लाख लोगों को आवास दिया गया, और जिन लोगों का झोपड़ी था आज उन लोगों का पक्के का मकान है, उन लोगों का छतदार मकान है। प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर जो योजना हम लोगों का चल रहा है, शौचालय, जहाँ शौचालय नहीं था पहले राजीव गांधी आवास योजना था जाहिर साहब। नहीं, देखिए नाम था, अलग था, लेकिन उसको हम लोगों ने उस पर राशि कम बढ़ाया है, और फिर बढ़ाकर हम लोगों ने नामकरण किया है। नामकरण हम लोगों ने किया, वो हम लोगों का स्कीम है। और ऐसा नहीं है राजीव आवास योजना चल रहा था तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का स्कीम है। अब लोग कहें कि हमारा स्कीम कोई चुरा लिए या हमारे स्कीम को जाहिर साहब, एक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है, किनसे है आपका सवाल? हेलो जी बोलिए। जी संजय जी पूछिए, क्या सवाल है? लगता है उनसे संपर्क। जी जाहिर साहब, तो हर घर में शौचालय, आज आप गांव में भी चले जाइए, जो शौचालय का प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को लगता था। हमारी माँ बहनें सड़क के किनारे शौच करने जाया करती थी, वो हम लोगों को लगता था कि ये ऐसी हालत क्यों है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको देखा। और जहाँ तक और भी अभी तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे सुदामा भाई बोल रहे थे, हम लोगों ने कई लाख लोगों को कटिहार में फ्री में गैस दिया, ताकि जो औरतें, जो महिला लकड़ी में, गोठा में खाना बनाया करती थी, अब उसको आँख नहीं खराब होगा। और ये सब योजना सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो बिहार सरकार की भी जो योजना है, जैसे जाहिर साहब सोनू कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सोनू जी बताइए, क्या सवाल है और किनसे है आपका सवाल? सर मेरा सवाल सांसद महोदय से है, जनाब तारिक अनवर साहब से जी, कि सर आज इस कटिहार नगर का जो समस्या है सर, जल जमाव का इतना विकट समस्या हो चुका है सर, कि आज तक सांसद साहब हमारे जो हैं कभी मतलब इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। और ये बहुत खेद की बात है कि हमारे कटिहार नगर निगम का इतना मतलब स्थिति खराब है पानी के क्षेत्र में। हमारे वार्ड में भी सर इतना स्थिति खराब है, पूरा कटिहार जिधर जाइए उधर ही पानी का समस्या है सर। तो आखिर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल जमाव की समस्या लगातार लोग काला पानी के नाम से कटिहार को जानते हैं, और इसका झेल आम लोग झेल रहे हैं। हम इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जाहिद साहब का जो बातें हैं वो पहले सुन लें। मैंने आपको केंद्र की बात बताई, अब मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार का जो खाका बना है 15 साल में,
2005 में हमारी सरकार आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर जो बिहार में विकास का कार्य चला तो आज तक चल ही रहा है। लगता था कि 15 साल पिछले जो 90 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सरकार थी, लेकिन फिर भी जाहिर साहब सरकार 15 साल रही, जनता ने ही उसे चुनकर मुख्यमंत्री लगातार 3 बार उनको बनाया गया था। नहीं, उस टाइम में जनता आपको लगा कि अच्छा काम हो रहा होगा? नहीं, उस टाइम में जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार एक विकल्प बनकर उभरे बिहार के लिए। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो आज देख लीजिए 24 घंटा बिजली, जहां देहात में चलिए यहाँ पर आपको हम रोकेंगे। जाहिर साहब जी बताइए क्या सवाल है आपका और किनसे करना है? मैं होल्ड पर हूँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही जी? पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल तो मैं ये कह रही हूँ कि नाला जो बनते बनते है और इधर के आगे तक भी नहीं आया है और हम लोग अभी भी नाला के पानी में डूब रहे हैं। हाँ, बहाव नहीं हो रही है, जाम है पानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल सुन लिया गया है। हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, समय हमारे पास कम है। सुब्रत गुहा इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, न्यूज 18 ETV के रिपोर्टर हैं, कई अनुभव है इनके पास और लगातार ये क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं। पॉलिटिकल लोग तो चुनाव के टाइम में भ्रमण करते हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हर दिन उनके लिए चुनाव है और हर दिन क्षेत्र की समस्याओं को सुनना है और आप तक पहुंचाना है। सुब्रत गुहा जी, क्या लगता है आपको कि कटिहार में क्या ऐसा काम है? आप तो सुदूर गांव तक जाते हैं, क्या कभी लगती है कि ये काम होना चाहिए जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, चाहे वो NDA का सांसद हो चाहे महागठबंधन का सांसद हो? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे तारिक साहब के बारे में बोला जा रहा है, छोटा छोटा काम हुआ है गांव देहात, लेकिन दिक्कत की बात यही है जो काम हुआ है उसके क्रेडिट तो हर कोई लेना चाहते हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं, कटिहार में एक ट्रेन भी चालू होता है, दूसरे दिन विज्ञप्ति आ जाता है कि सांसद ने चालू करवाया, पूर्व मंत्री ने चालू करवाया। लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पत्रकार लोग भी कंफ्यूज हैं, इसका क्रेडिट तो। लेकिन जो काम छूट गया उस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उसमें ना तो सांसद बोलना चाहते हैं ना तो माने जो सत्ताधारी पक्ष है वो भी बोलना नहीं चाहते। दिक्कत यही है। अब देखिए, जो गांव गांव पर बिजली, इसकी जब भी बात होगी तो सांसद भी कहेंगे कि हाँ हमने करवाया, हमारी पहल से हुई है, हम लगे हुए थे लगातार आपके घर तक बिजली पहुंचाने। सरकार कह रही है, बिहार सरकार कह रही है, लेकिन जो मुद्दे पर काम नहीं हुआ है, जैसे तारकेश्वर जी खुद माने मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर नहीं बन पाया है अभी तक, जल जमाव की स्थिति लगातार कॉलर्स कह रहे हैं, घर तक ना, उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। रही बात राष्ट्रीय चुनाव की, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव, निश्चित तौर पर देश का चुनाव है, पाकिस्तान का मुद्दा है, पड़ोसी राज्य से कैसा रिश्ता है, नोटबंदी के बाद क्या हाल, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों के साथ हम सांसद कटिहार के चुनते हैं और हमारे सांसद लोग देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सांसद चुनते के समय यह ख्याल जरूर रखना है कि हम लोकल मुद्दे का माने विकल्प किसे ढूंढ पाए, किनसे। और बार बार वही बात आ रहा है, क्रेडिट तो हम लेते हैं, सांसद ने यह किया नहीं किया, और जो काम हुआ नहीं वो दोष मार देते हैं। इसका निदान हम चाहते हैं तारकेश्वर जी इसका कोई ठोस जवाब दे, जो काम नहीं हो पाया, जो जनता के मुद्दे पर जो आप खड़े नहीं उतर पाए। अभी चूंकि कटिहार से NDA के MP है नहीं, उस बात पे पीछे, तो इस पर क्या, जैसे बार बार कर रहे हैं, इस जिले के लिए कटाव विस्थापित, तारकेश्वर जी खुद क्षेत्र में जाते हैं, चाहे जो शहर का हार्ट ऑफ द टाउन है, जल जमाव है, शहर का सौंदर्यीकरण, कोई बाहर से आते हैं हमारे शहर में, इतना साल बाद भी कुछ दे, इस पे तो सांसद को ही पहल करना पड़ेगा। सांसद इस पर मुंह मोड़कर ज्यादा देर तक लोगों पर बच नहीं सकते। लेकिन सुब्रत जी, एक बात तो इस पूरे हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनका सवाल है और किन से जानना चाहते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी सर। जी पूछिए, किन से सवाल करना है? सर मेरा ये सवाल है कि मैंने इंदिरा आवास के लिए कई बार फॉर्म भर के दिए, लेकिन 5 साल हो गए, 5 साल में अभी तक मेरा नहीं हुआ सर। चलिए,
समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन जो मूल समस्या ये है कि इस बार का लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा और स्थानीय मुद्दा दोनों को लेकर लोग इस बार मतदान करने की सोच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि कटिहार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, छोटी छोटी जो काम है वो तो हो जाना है, लेकिन एनडीए की भी एमपी पिछले 15 साल से लगातार रहे हैं और तारिक साहब भी कई बार एमपी रहे हैं। कोई भी बड़ा काम, बड़ा योजना बहुत दिनों के बाद वो धरातल पर सामने आती है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में कटिहार में कोई भी बड़ा ऐसा काम अभी तक नहीं हो पाया है। सुब्रत जी, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? निश्चित तौर पर काम तो नया कुछ आया ही नहीं है, ये तो सबके सामने है। अब उस पर चर्चा करें ना, तो पूर्व सांसद कुछ बड़ा कर, जब भी बात होती है हम लोग प्रयासरत है, ठीक है, प्रयास से ही अच्छा कर। एक शिष्टमंडल गया है, जूट मिल पर पहल किया है ये, लेकिन लोग अल्टीमेटली रिजल्ट चाहता है, आपसे रिजल्ट खोजता है। आपके पास रिजल्ट क्या है? आप गांव गली में सड़क गिनाएंगे, आप बड़ा सा लंबा मैनिफेस्टो बना देंगे, लोगों को उलझाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एज ए सांसद आपने क्या काम किया, आप एक बड़ी काम को गिनाएं, तो तारिक साहब कहेंगे कि केंद्र से मदद नहीं मिला, राज्य से मदद नहीं मिला, नहीं तो हम बहुत कुछ करते। सेम बात अगर उनसे पूछा, हमारा सांसद नहीं था, तो कुल मिलाकर जनता के अदालत में जनता बार बार ठगी का शिकार हो रहा है। तो इसका कोई ठोस जवाब दोनों पक्ष को देना है। अगर आप जीत के आएंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या जनता ठगी का शिकार होते रहेंगे? इस पर ठोस जवाब। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका और किनसे करना है? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल जाहिद साहब से है। जी पूछिए। जी पूछना चाहते हैं, देश में मुद्दे की बात यह है, जाहिद साहब से पूछना चाहते हैं, वो जो सरकार ने जो बोला था बेरोजगारी, ये 2 करोड़ नौकरियां देंगे और युवा सबको ये देंगे, तो वो सब मुद्दा कहाँ गए? वो सब चलिए, बेरोजगारी की मुद्दा, जाहिद साहब बेरोजगारी की मुद्दा पर सवाल है कॉलर्स का कि जो आपकी सरकार के द्वारा बेरोजगारी की बात कहे कि बोले हुए थी कि मैनिफेस्टो में थी कि बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई है, जैसा कॉलर्स का कहना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, हम लोग उस पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जो लोग अभी रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली, एफसीआई में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली, और भी वैकेंसी निकलने वाली है, तो हमारा तो 5 साल का वक्फा रहा है। लेकिन जाहिद साहब, ये भी सत्य है कि जो सर्वे रिपोर्ट अभी आई है उसमें बेरोजगारी का स्तर बहुत कम है यूपीए सरकार में। ये सर्वे आपके कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया, ये रिपोर्ट? नहीं, कंपनी हमारा नहीं है, कंपनी तो सरकार की है, लेकिन हमारा जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर हम लोग गहन विचार कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो वो भी रोजगार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो सेक्टर है, जो केंद्र का जो विभाग है, उसमें सब जगह वैकेंसी निकल रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो लोग जब भी वैकेंसी निकले आप उसको भरें और नौकरी आपको बेरोजगारी दूर होगी। चलिए जाहिद साहब, फिर आप, समय कम है हमारे पास, ठाकुर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी की बात पिछले सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, एक कॉलर्स भी सवाल कर रहे थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार, केंद्र सरकार इसमें फेल है, क्योंकि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात थी, रोजगार देने की जो बात थी, उसमें सरकार फेल हो गई है। लाखों लोगों की छटनी हुई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए इस सरकार में। और जनधन खाता के माध्यम से जो पैसा लिया गया, वो पैसा अडानी जी को दे दिया दूसरे जगह देशों में जाके रोजगार खोलने के लिए। और जो नोटबंदी हुआ उसमें 144 या 41 आदमी मरे। नोटबंदी से जो मध्यवर्गीय लोग था, तो वो जो किसान था, जो मजदूर था, वो परेशान हुआ, और मध्यवर्गीय जो व्यवसायी था वो भी बेचारा परेशान हुआ। उसका चलिए हम रोकेंगे यहाँ पर। मुकेश अग्रवाल इस वक्त कॉल लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है और किनसे है आपका सवाल? हेलो जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? तरुण जी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कि ये जो टिकट ये लोग देते हैं किस आधार पे देते हैं?
किस आधार पे ये लोग पार्टी को टिकट देते हैं, जो कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो नेतागण है वो लोग 3 साल 4 साल से रेगुलर काम करते रहते हैं और दूसरा कोई आके टिकट ले जाता है, तो कैसे विकास होगा? चलिए, ये अहम मुद्दा जरूर है, लेकिन यह स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल की बातें हैं, वो आला कमान तय करते हैं कि नहीं। अगर वो जानना चाहे तो मैं जी बताइए जाहिद साहब, आप हैं, चूंकि बीजेपी यहाँ पिछले कई वर्षों से लगातार चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, लेकिन 30-40 साल के बाद जदयू को चला गया, क्या वजह रहा, पब्लिक जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जेडीयू हमारे गठबंधन से बीच में हट गई थी और इस बार फिर हमारे साथ गठबंधन में आई। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 17 भारतीय जनता पार्टी को, 17 जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिला। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी आज के डेट में पूरे बिहार में एक है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। रह गया सवाल कि पिछले दिनों 22 एमपी सिटिंग थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन साहब समय हमारे पास कम है, क्या वजह रहा कि कटिहार में लोकसभा सीट यूपीए जेडीयू को दे दी गई? नहीं, उसमें मैं बता रहा था आपको कि एनडीए में ये सीट जेडीयू के हिस्से में आया, इसलिए ये सीट पर जेडीयू का कैंडिडेट लड़ना था और जेडीयू जो अपना सिंबल दी है वो सिंबल, वो चूंकि उसका अंदरूनी मामला है, वो जिसको देगी एनडीए उनके साथ है, लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। इसलिए मैं अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोगों को बनाना है तो सीट चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो या लोक जनशक्ति पार्टी को हो या जेडीयू को हो, आप उसको वोट करें और तभी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाहिद अंसारी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? वाहिद अंसारी साहब, क्या सवाल है और किनसे सवाल है? सवाल ये है कि बुनकर भी बेरोजगार है और यहाँ एनडीए की सरकार भी हावी है और बुनकर पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए से बात करते हैं, उन्होंने कहा बुनकरों के लिए हम विशेष योजना चलेंगे, रोजगार देंगे, बृहद रूप में देगा है बुनकर बेरोजगार और जो और जनरल बेरोजगार है 2 करोड़ प्रति वर्ष और 10 करोड़ 5 साल में होता है, तो कितने करोड़ को इन्होंने रोजगार दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम ये जानना चाहते हैं। जी, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुनकर की जो आबादी है ये सीमा को बिहार में सबसे ज़्यादा भागलपुर क्षेत्र में है, भागलपुर है, मुंगेर है, तो इस इलाके में हमारी सरकार बहुत बड़ी लोन दे रही है और उस पर सब्सिडी भी दे रही है, महिलाओं को भी जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए बेरोजगारी तो दूर हो ही रही है। अभी तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो मदरसे के टीचर को राजद के ज़माने में 2000 रुपया महीना मिलता था, उसको 7वां वेतन देने का काम किया और अब मदरसे के टीचर को लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया महीना 1 तारीख को उनके अकाउंट में चला जाता है। इसलिए नीतीश कुमार का जो योजना है वो अल्पसंख्यक पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। और अंसारी साहब, मैं आपको बता दूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो जिस बुनकर भाई साहब, एक कॉलर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलीम साहब है जी, बताइए क्या सवाल है आपका, किनसे है? जी, मेरा सवाल लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष से सवाल है कि अभी आदरणीय जाहिद साहब के द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यकों को आज की डेट में बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, ये बात सही, मगर हम एक सवाल करना चाहते हैं कि केंद्र में भी सरकार आपकी है और बिहार में भी सरकार आपकी है और उसके बाद भी कटिहार का जूट मिल आज तक चालू नहीं हो पाया, इसके संबंध में आप बता, बेरोजगारी कटिहार की कैसे दूर हो? जी, बहुत सही सवाल है आपका जाहिद साहब। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी कटिहार में उद्योग नगरी से चर्चित जाने जाने वाला शहर आज उद्योग विहीन हो चुका है। देखिए, जो उद्योग बंद है, अभी साथी ने बताया कटिहार जूट मिल, RBHM जूट मिल, वो हमारे ज़माने में बंद नहीं हुई, लेकिन सवाल ये बात सच है उनका कि हमारे ज़माने में खुलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसको RBHM जूट मिल को राष्ट्रीयकरण किया
और उसमें VRS देके वॉलंटियर रिटायरमेंट देकर हम लोगों ने लोगों को पूरा वेतन दे दिया। चूँकि वो मिल घाटे में चल रही थी, MGMC एक एजेंसी है, वो मिल चला रही थी जो मिनी गवर्नमेंट कहलाती है, तो वो कंपनी चला रही थी और वो कंप्लीट घाटे में चल रही थी। तो घाटे में चलने के वजह से उसको बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी बेरोजगार बढ़ी जाए साहब। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने उसको अभी एक शिष्टमंडल जो है हम लोग जाकर मिले उद्योग मंत्री से, स्मृति ईरानी जी से। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको हम लोग दिखवाते हैं और जितना जल्दी होगा उसको हम लोग चालू करवाने का काम करेंगे। चूँकि हम लोगों ने कहा था कि लगभग 2000 जो मजदूर हैं वो मिल क्षेत्र में बेरोजगार हो गए। मानते हैं जाहिद साहब कि उद्योग बंद होने से, मिल बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी है? प्रयास चाहे जितना भी कर रहे हो, लेकिन जो स्थिति है कटिहार की, उसमें बेरोजगारी का ग्राफ सबसे ऊपर है। नहीं, वो हम मानते हैं, लेकिन फिर हम चूंकि दोषारोपण देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि जो स्थानीय सांसद थे 5 साल सांसद में वो बैठे रहे, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया। चलिए जाहिद साहब, आपकी बातें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अमित, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो तरुण सर। हाँ जी बताइए, क्या सवाल किनसे? तारकिशोर जी से बात करना था। हाँ जी पूछिए। तारकिशोर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 से 2019 तक मोदी जी का सरकार रहा। अब इस बीच में तारकिशोर जी कह रहे हैं क्या कुछ भी काम नहीं हुआ है? तो इससे पहले जबकि कांग्रेस का सरकार लगातार कांग्रेस की सरकार थी, तो जाके क्या काम हुआ? चलिए एक बात और, इलेक्शन आप अपना टीवी का साउंड कम करें अमित जी। तारीख साहब कटिहार में रहेंगे या कटिहार से चल जाएंगे? चलिए, बहुत सवाल आपका अहम है ठाकुर साहब। सवाल था इनका कि तारिक साहब कटिहार आते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वापस दिल्ली चला जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सांसद क्षेत्र में भी रहते हैं और चूंकि उनको चुन के भेजा जाता है दिल्ली में पार्लियामेंट के लिए, जब पार्लियामेंट चलती है फिर पार्लियामेंट जाते हैं। कभी संसद की टीम जो है विदेश भी सरकार भेजती है, उसको विदेश भी जाना पड़ता है। देश में भी कई जगह उनकी टीम जाती है, वहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्षेत्र में नहीं आते हैं 2 दिन 3 दिन, फिर जिला घूम करके फिर यहाँ की जो समस्या होता है उसको लेके फिर अपने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चूँकि काम तो दिल्ली से होना है। चलिए, जाना आना लगा रहता है, सांसद हैं इस वजह से जाना आना लगा रहता है। सुब्रत गुहा हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे कलीग्स हैं, न्यूज़ 18 टीवी के रिपोर्टर्स हैं। एक अहम बात आई है सामने सुब्रत जी, वो है बेरोजगारी की। 2 दिन पहले शायद आप भी देखे होंगे, एक चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा था कि वोट पर भूख भारी, ये एक चैनल में चला, बहुत अच्छी खबर थी, और लोग पलायन हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीमांचल का ये जो जोन है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, यहाँ का जो प्राकृतिक आपदा है, कभी खेत खलिहान डूबते रहा है, हर साल 3-4 महीना हम लोग प्राकृतिक आपदा झेलते रहते हैं। उसके बाद बात अब उद्योग पे आई है। देखिए जाहिद साहब, यही बात हम बताना चाह रहे हैं। जाहिद साहब बड़ा बखूबी से एक मिडिल लाइन से निकल गए बात को लेकर। उद्योग नहीं खोला है, नीति आयोग का फ्लॉप है, ये एक बात आई है। शिष्टमंडल गए थे, राजधानी ट्रेन में गए थे, सब बड़े तामझाम से गए थे, लेकिन नीति आयोग जूट मिल पर नकार दिए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात को जानते हैं, लेकिन जाहिद साहब अभी बता रहे थे कि इस पे तारिक साहब ने कुछ नहीं किया। तो हम यही बात बता रहे, जब तारकेश्वर जी से पूछिए तो वो बताएंगे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। जाहिद जी से पूछिए तो बोलेंगे ये तारिक साहब ने कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर जो लोग जूट मिल से जुड़े हुए, उन लोग की स्थिति आज भी वही है जो पहले था, और हमें नहीं लगता है अब जूट मिल एक राजनीतिक तमाशा बना दिया गया। 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए, क्या सवाल है, किनसे है आपका सवाल? जी मैं डहरिया से वार्ड नंबर 38 से हूँ। जी, तो मेरा सवाल है तारकेश्वर ठाकुर जी से कि
अभी वर्तमान में सांसद रहे तारिक अनवर जी, यहाँ पे जल जमाव की काफी समस्या है। तो हमेशा यूपीए की सरकार एनडीए पे विकास के मुद्दे पे उंगली उठाती है। तो यूपीए की सरकार, जब यूपीए के सांसद हमारे कटिहार में थे, तो सर ये जल जमाव लगभग 10 साल से है, तो इसका निपटारा क्यों नहीं हुआ? और जब इलेक्शन आती है तब यहाँ पे सांसद महोदय आते हैं और देखकर चले जाते हैं, बाकी टाइम तो इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं तारकेश्वर ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो सांसद थे तो उन्होंने क्या विकास किया आज तक? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तारकेश्वर जी। 1 मिनट में इनका सवालों का आप जवाब दे दें। ये शहर का सवाल है और बहुत अहम सवाल है और जल जमाव का सवाल है। सब लोग पीड़ित हैं, हम लोग भी पीड़ित होते हैं, लेकिन ये नगर निगम है और नगर निगम ये स्थानीय समस्या नगर निगम के अधीन है, लगातार चलता रहेगा, लोग आते नहीं रहेंगे। नहीं, वो मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये स्थानीय मुद्दा इन्होंने कहा कि नगर निगम का समस्या है। नगर निगम के बैठक में स्थानीय सांसद भी बैठते हैं, तो और स्थानीय सांसद हर जगह घूमते हैं। अभी इन्होंने कहा कि समस्या बहुत छोटा, इन्होंने कहा कार्यकाल में भी सांसद रहे हैं, इनके कार्यकाल में भी सांसद रहे हैं। हम आपके पास लौटेंगे। सुब्रत जी, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे उद्योग कटिहार में नगण्य है, नहीं के बराबर है। जी, उद्योग नगरी था। हम लोग हमेशा इतिहास के पन्नों पर, हमें नहीं लगता है जो दोनों पक्ष विपक्ष का जो स्टाइल है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की जो बात होती है, बस रोटी सेका जा रहा है। जूट मिल पे दोनों पक्ष रोटी सेक रहे। एक तमाशा बनाकर, हम खुलकर ये वर्ड बोलते हैं, एक तमाशा बनाकर गए हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या आया है? कटिहार के लोग, आप लोग आए, निष्कर्ष क्या लाए? दोनों पक्ष अब एक दूसरे को चुनावी टाइम में दोस्ते रहेंगे कि हमने ये क्या। आप दोनों तो साथ गए थे, वहां निष्कर्ष क्या आया? अगर नहीं आया तो राफेल के मुद्दे पर इस्तीफा होता है। क्यों कटिहार जो उद्योग नगरी नहीं बन पाया, इस पर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? लोग ये सवाल पूछेंगे। अगर मोदी जी कहेंगे हमने युवाओं को रोजगार दिया, तो उनसे ये लोग पूछेंगे कटिहार में रोजगार कहां है, कटिहार में उद्योग कहां है? ये सवाल उनसे भी पूछा जाए। तो इसीलिए दोनों पक्ष के लिए सवाल है और ये ज्वलंत सवाल है। आप सिर्फ चुनाव के टाइम में, ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, उसको दबा के रखना, बड़ी मुद्दे पर आप बड़ी कार्रवाई किए, बहुत ठोस निर्णय, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे मुद्दा है उस पर आप लोग कहां हैं? आप दोनों के पास मिली जुली जवाब है। आप दोनों मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और कटिहार के लोगों को जो चुनावी मुद्दे से जो बांधना है उस पर सिर्फ बांधते हैं। लेकिन आप दोनों के पास जूट मिल पर कोई ठोस जवाब नहीं है। कब तक करेंगे, क्या करेंगे, विस्थापितों के मुद्दे पर क्या करेंगे, कब तक करेंगे, इस पर जवाब नहीं है। कैसे आप लोग दोनों, जो शहर का जल जमाव है, ये यथावत स्थिति नगर निगम पर है, तो भाई सांसद भी बोर्ड में बैठते हैं, तो सांसद को बैकअप कर देना चाहिए, नहीं आना चाहिए। चुनाव के समय उनसे भी सवाल पूछेंगे। 300 बेड का अस्पताल नहीं खोले हैं, आप लोग से सवाल पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट आप लोग बांट देते हैं। तो जब डिपार्टमेंट, आप लोग क्यों उस बैठक में शरीक होते हैं? आप लोग क्या किए हैं? दोनों पक्ष को, मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा, कटिहार के कितने बेरोजगारी दूर हुआ, देश के बेरोजगारी से, तारिक अनवर को भी जवाब देना पड़ेगा, कटिहार के मुद्दों पर झूठ में आपने क्या कहा। चलिए सुब्रत गुहा जी, एक बात तो इस पूरे डिबेट में जो निष्कर्ष है ये सामने आई है कि राष्ट्रीय मुद्दा से बड़ा कटिहार में स्थानीय मुद्दा है। लोग स्थानीय मुद्दे से जूझ रहे हैं। जरूरत है कि यहाँ कटिहार के सांसद जो भी बने वो राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़कर स्थानीय मुद्दे से चुनाव लड़े और जीते, तो कटिहार के लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो आज तक नहीं हो पाई है, जैसे जल जमाव की स्थिति हो, कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बच्चे चचरी पुल से स्कूल जाते हैं, नाव से जाते हैं, इस तरह की कई गांव हैं, बिजली नहीं है, इस तरह की कई समस्याएं आज भी कटिहार जैसे शहरों में है। एनडीए की सरकार के भी सांसद रहे हैं, यूपीए की सरकार के भी सांसद रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आज के इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और
जो स्थिति है कटिहार की उसको ठीक से सुधार दिया जाए। चलिए, यहाँ आज का समय यही समाप्त होता है। हम जाहिद साहब का भी धन्यवाद देते हैं कि कीमती वक्त निकालकर आप केबीसी में समय दिए। हमारे साथ सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 के ईटीवी के रिपोर्टर, अपना कीमती वक्त देने के लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तारकेश्वर ठाकुर जी, इनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे। देखना न भूलें मुद्दे की बात, सीधा प्रसारण केबीसी न्यूज़ पर हर रात 8:30 बजे एक नए जनप्रतिनिधियों के साथ, एक नए विश्लेषक के साथ। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।